हाँ जी, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपने संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा। देखिए भाई, संविधान सभा आखिर है क्या चीज। तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा यानी कि एक ऐसी सभा जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, उसको संविधान सभा के नाम से जान सकते हैं। मतलब ऐसी संस्था जो संविधान का निर्माण करे। अब विश्व में ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो विश्व में ऐसा प्रथम आधुनिक समय में देखा जाए तो इसका प्रथम उदाहरण मिलता है अपने को अमेरिका में। कहाँ मिलता है? अमेरिका में। अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिला डेल्फिया फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है, यह सम्मेलन हुआ था 1787 में। और इस सम्मेलन के बाद अमेरिकी संविधान सभा का निर्माण हुआ, या अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। तो इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन को अपन विश्व की प्रथम संविधान सभा के रूप में आधुनिक समय में देख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ है, कहाँ पर? भारत। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संविधान सभा की मांग काफी लंबे समय से चली थी। जिसका प्रथम उदाहरण हमें 1895 के बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। किसमें मिलता है? स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक में पहली बार, इसे कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इस स्वराज विधेयक में पहली बार ऐसा उदाहरण मिलता है कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। यह स्वराज विधेयक जो है प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद समय समय पर आगे मांग उठी, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है 1922। 1922 में महात्मा गांधी 1922 में महात्मा गांधी ने मांग करी कि भारत में जो स्वराज है वह ब्रिटिश उपहार के रूप में नहीं होना चाहिए, जबकि भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। यानी कि 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा भी संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके बाद विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दल, कांग्रेस व अन्य पार्टियों ने मांग शुरू करी। और फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन। तो महत्वपूर्ण पार्ट जो आता है अपने वो संविधान सभा के रूप में कैबिनेट मिशन है। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। तो देखो भाई, कैबिनेट मिशन जो है ये है क्या चीज, मैं आपको बता दूं। कैबिनेट शब्द का अर्थ होता है उच्च स्तरीय मंत्री। कैबिनेट शब्द का अर्थ क्या होता है? उच्च स्तरीय मंत्री। उच्च स्तरीय मंत्री। जो मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये आखिर है क्या चीज, इसका गठन किसने किया है? तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन योजना जो है इसका गठन हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अ, एक पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, एक का नाम है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी के तत्कालीन समय में नेता थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। क्या नाम था? क्लीमेंट क्लीमेंट एटली। ये क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया। किसका गठन किया? क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया। और यह कैबिनेट मिशन जो है, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया? भारत आया। जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, भारत पहुंचने के बाद शिमला दौर की वार्ता चली। अब मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। इस मिशन का जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था सर पैथिक पैथिक लोरेंस। सर पैथिक लोरेंस जो थे वो इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। सर पैथिक लॉरेंस इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। उसके बाद अन्य जो सदस्य थे उसमें था, एक थे स्टेफोर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड
क्रिप्स, और उसके बाद एक सदस्य था अपने ए वी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, ए वी एलेक्जेंडर। इस प्रकार से यह 3 सदस्यीय दल था। अब मैं आपको बता दूं, जो सर पैथिक लॉरेंस थे, वो पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे। किस पद पर नियुक्त थे? भारत सचिव। अब ये भारत सचिव क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन की संसद में एक पद था जो भारत संबंधी मामलों को देखता था, उनका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव के नीचे काम करते थे गवर्नर या वायसराय। वायसराय या गवर्नर जो है वो भारत सचिव के नीचे काम करते थे। तो गवर्नर तो रहते थे भारत में, और भारत सचिव जो थे वो बैठते थे ब्रिटेन की संसद में। फिर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के मंत्री थे, व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। और एवी अलेक्जेंडर जो थे, ये नौ सैनिक मंत्री थे, नौ सैनिक मंत्री, नौ सैनिक मंत्री थे। कौन? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय दल जो है वह 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के बाद शिमला दौर की वार्ता शुरू होती है। कौन सी वार्ता शुरू होती है? शिमला दौर। तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, भारत पहुंचने के बाद वार्ता शुरू होती है जिसका नाम है शिमला वार्ता। ये जो शिमला वार्ता है, ये शिमला वार्ता चली थी अपने 5 जुलाई से 12 जुलाई 1946। 5 जुलाई से 12 जुलाई 1946। इस शिमला दौर की वार्ता में विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाता है, उनके साथ विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श होने के बाद फिर इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में क्या प्रावधान था। तो कैबिनेट मिशन जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 16 मई, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अब इस रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए? प्रावधान, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान थे? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत संघ है, भारत संघ, इस भारत संघ के अंतर्गत, भारत संघ के अंतर्गत एक तो शामिल होंगे अपने ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। और उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी संख्या थी 11। तो 11 ब्रिटिश प्रांत। फिर चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट, कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट की संख्या थी उस समय 4। और उसके बाद भारत संघ में शामिल की गई देसी रियासतें, देशी रियासतें, रियासतें ये अपने शामिल की गई किसने? भारत संघ में। फिर दूसरा क्या प्रावधान किया कि जो भारत संघ है, इस भारत संघ के अधीन एक तो रक्षा, संचार, प्रतिरक्षा, संचार और विदेश मामले, विदेश मामले, ये जो विदेश मामले हैं, ये विदेश मामले, संचार और रक्षा किसके अधीन होंगे? तो ये अधीन होंगे भारत संघ के। भारत संघ के अधीन किए जाएंगे क्या? रक्षा, संचार और विदेश संबंधी मामले। इसके बाद बचे हुए कुछ अवशिष्ट विषय जो थे, ये अवशिष्ट विषय सौंपे गए प्रांतों को। मतलब जो महत्वपूर्ण मामले रक्षा, संचार और अ, विदेश मामले, ये तो किसको सौंप दिए गए? भारत संघ को। लेकिन जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको सौंप दिए गए? प्रांतों को। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय किसके अधीन रखे? प्रांतों के अधीन रखे। मतलब अपन पढ़ रहे हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रावधान कौन कौन से थे। तो इसमें प्रावधान किया कि भारत संघ, इस भारत संघ के अधीन क्या होंगे? ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरेट और देसी रियासतें। फिर रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत संघ के अधीन होंगे। अवशिष्ट विषय प्रांतों को सौंपे जाएंगे। उसके बाद जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, इन देसी रियासतों का जो आधिपत्य है, देसी रियासतों का जो आधिपत्य, ये आधिपत्य सौंपा गया था रियासतों के शासकों को। रियासतों के जो शासक थे, इन शासकों को इनका आधिपत्य सौंप दिया गया था कि भाई शासकों का इनके ऊपर क्या होगा? आधिपत्य होगा। फिर देखो, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3। तो ब्रिटिश प्रांतों को पुनः कितने वर्गों में बांट दिया? 3 वर्गों में विभाजित किया था। ब्रिटिश प्रांतों को कितने वर्गों में बांट दिया? 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में बांट दिया था। ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे उनको कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में बांटा। अब ए जो सेक्शन था, इसमें था अपने मद्रास, बंबई, बरार, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत।
और बी सेक्शन के जो राज्य थे उन बी सेक्शन में बांटा गया अपने पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध प्रांत। जबकि सी सेक्शन जो था इसमें बांटा अपने बंगाल और असम को। इसके साथ जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, वह महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन का महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, वो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। फिर एक प्रावधान और है, इसमें कहा गया कि एक अंतरिम अंतरिम संसद का गठन किया जाएगा। अंतरिम संसद का गठन किया जाएगा और ये जो अंतरिम संसद है ये संविधान के निर्माण तक कार्य करेगी। अंतरिम संसद का जो गठन किया है वह विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलाकर के किया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो क्या था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। आपको मैं बता दूं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा एक तो पाकिस्तान की मांग पाकिस्तान की मांग तथा भारत व पाकिस्तान के लिए अलग अलग दो संविधान सभा की मांग को दो संविधान सभा की मांग जो की जा रही थी इसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन जो था उसमें केवल जो संविधान सभा का गठन हो रहा था वह किसके लिए हो रहा था? भारत के लिए हो रहा था। यानी कि पाकिस्तान की जो अलग मांग की जा रही थी उस मांग को नकार दिया गया और दो जो संविधान सभाओं की मांग चल रही थी उसको भी नकार दिया गया। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मांग और दो संविधान सभाओं की जो मांग है यह मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। और ऐसी मांग पहली बार 1940 में की गई। 1940 या 1940 के बाद निरंतर मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग तथा दो संविधान सभाओं की मांग की बात कही जा रही थी। अब जैसे ही कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई, कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। तो भारत के लिए संविधान सभा संविधान संविधान सभा अब ये जो संविधान सभा है इस संविधान सभा का गठन, तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। और संविधान सभा के लिए क्या प्रावधान किए गए कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा में एक तो अपने पास थे क्या? ब्रिटिश प्रांत। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत के साथ वापिस था अपने पास देसी रियासतें। क्या थी? देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा क्या है? देसी रियासतें। रियासतें। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें जो है, इन ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किस आधार पर किया जाए? प्रतिनिधित्व। तो इन रियासतों और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था उस प्रतिनिधित्व का आधार रखा गया जनसंख्या। आधार क्या रखा गया? जनसंख्या। जनसंख्या मतलब संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए। यानी कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और यहां पर कहा कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति 10 लाख प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जनसंख्या पर एक सदस्य का एक प्रतिनिधि या एक सदस्य का प्रावधान किया गया। एक सदस्य का प्रावधान। बात समझ में आई है आपको? संविधान सभा में जो प्रतिनिधि तो या सदस्य संख्या जो है उसका आधार क्या था? जनसंख्या थी। और इसमें क्या कहा कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? एक सदस्य होंगे। इस आधार पर संविधान सभा में कुल सदस्य इस आधार पर संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे उन कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई कितनी? 389। कितनी निर्धारित हुई? 389। 389 सदस्य थे। अब ये जो 389 सदस्य थे ये सदस्य कहाँ कहाँ से आए?
तो 389 सदस्य जो थे ये आए एक तो ब्रिटिश प्रांत से। कहां से आए? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। और दूसरे आए थे अपने देसी रियासतों से। कहां से आए? देसी रियासतों से, रियासतें, देसी रियासतें। तो देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत से आए थे। अब ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आए थे उनकी संख्या थी अपने 296, 296, मतलब 292 प्लस 4, 292 प्लस 4, मतलब यूं समझ लो आप कि एक तो निर्वाचित सदस्य थे, एक मनोनीत सदस्य थे। तो ब्रिटिश प्रांत, अब ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांत के साथ सदस्य आए थे चीफ कमिश्नरेट से। तो ब्रिटिश प्रांत से सदस्यों की संख्या थी 292। कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे। और देसी रियासतें जो थी, यहां से कुल सदस्यों की संख्या थी 93। अब ब्रिटिश प्रांत के साथ थी अपने पास चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट। अब चीफ कमिश्नरेट जो थी, यहां से कितने सदस्य आए? 4 सदस्य आए। तो 4 सदस्य तो चीफ कमिश्नरेट से, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, 292 प्लस 4, तो हो जाएगी संख्या 296। तो संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं, उन निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 296। मतलब 4 चीफ कमिश्नरेट, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग, ये तो 4 चीफ कमिश्नरेट थे। और ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, वहां से 292, 4 चीफ कमिश्नरेट से दो, टोटल 296। ये 296 सदस्य तो क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। बच्चे देसी रियासत वाले, ये देसी रियासत वाले करे गए क्या? मनोनीत। क्या करे गए? मनोनीत। तो यहां से जो सदस्य आए थे वो कैसे थे? मनोनीत थे। मतलब अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा में कुछ सदस्य तो क्या थे? निर्वाचित थे। कुछ सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। जो निर्वाचित सदस्य थे वो कहाँ से आए? वो आए ब्रिटिश प्रांत से। और जो मनोनीत सदस्य थे वो कहाँ से आए? देसी रियासतों से। मतलब न तो सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, ना ही पूर्ण रूप से मनोनीत थी। मतलब अपन कह सकते हैं कि सभा अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी। अब इसके बाद आगे चले अपन कि संविधान सभा के जो ये 296 सदस्य थे, इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। मतलब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो यहाँ जो निर्वाचन हुआ है वह निर्वाचन हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि सभा का जो निर्वाचन है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन किया किसने? तो निर्वाचन किया है प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय व्यवस्थापिका। प्रांतीय व्यवस्थापिका जो है, इस प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। अब ये जो निर्वाचन हुआ है, इस निर्वाचन की पद्धति क्या थी? निर्वाचन की पद्धति थी आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत पद्धति, यह निर्वाचन की पद्धति थी। इस पद्धति के आधार पर निर्वाचन हुआ। मतलब संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ है वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने किया है। निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी। इस प्रकार कुल 296 सदस्यों का क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। शेष बचे हुए जो मनोनीत सदस्य थे वे देसी रियासतों से मनोनीत हुए। कहां से मनोनीत हुए? देसी रियासतों से मनोनीत हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने देखा है कि जो कैबिनेट मिशन है, यानी कि संविधान सभा, इस संविधान सभा की मांग का पहला उल्लेख स्वराज विधेयक में मिलता है। यह मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की। महात्मा गांधी ने 20वीं शताब्दी में पहली बार कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। एम एन रॉय ने 1934 में मांग करी। फिर देखो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक उच्च स्तरीय मंत्री
मंडलीय योजना थी, जिसका गठन लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने किया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कैबिनेट मिशन ने 5 जुलाई से 12 जुलाई तक शिमला वार्ता करी। शिमला वार्ता के परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट दी गई 16 मई 1946 को, जिसमें प्रावधान थे कि भारत संघ होगा। उस भारत संघ में ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरेट, देसी रियासतें होगी। रक्षा, संचार, विदेश मामले भारत संघ के अधीन होंगे। अवशिष्ट विषय प्रांतों को दिए जाएंगे। रियासतों पर आधिपत्य शासकों का होगा। और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ है। अब इस कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग तथा 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर दिया। भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया। इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया, जिसमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान था। इस आधार पर भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 389। 389 में कुछ सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए, कुछ देसी रियासतों से आए। ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित सदस्य थे 292। चीफ कमिश्नरेट से 4 सदस्य थे। दोनों को मिला दिया जाए तो कुल निर्वाचित सदस्य 296 थे। देसी रियासतों से मनोनीत हुए थे, उनकी संख्या थी 93। कितनी थी? 93। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने निर्वाचन किया। निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी। मतलब अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, न पूर्ण रूप से मनोनीत थी। आंशिक मनोनीत, आंशिक निर्वाचित। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ, जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था। धन्यवाद।